हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट का काफ़ी कंसेप्ट कवर कर रखा है। आप उसको पहले वाले वीडियोस में देख लें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के फर्स्ट पार्ट यानी फील्ड तक के कुछ जो कंसेप्ट या क्वेश्चंस अपने रह गए थे, जैसे डायपोल वगैरह का, और 2-3 अच्छे सवाल हैं, हम लोग वो कर लेंगे और उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग पोटेंशियल्स पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज पहला डायपोल का लेते हैं और सारे जितने डायपोल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो सब मैंने यहाँ पे आपके लिए रिवीजन के लिए लिख दिया है। कि सपोज डायपोल किसे बोलते हैं, डायपोल अगर प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज और दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ है तो डायपोल क्या होता है, आइदर ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। जनरली हम लोग 2a सेपरेशन लेते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, याद करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल होता है 2kp r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का पावर 2। आप आराम से निकाल सकते हैं, बट अभी हम लोग डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाएंगे। अगर शॉर्ट डायपोल होता है तो शॉर्ट डायपोल का कंडीशन क्या होता है कि ये जो सेपरेशन है यानी a इज वेरी 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 लेस देन r। तो शॉर्ट डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है वो 2kp अपॉन r क्यूब के बराबर होता है। डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द डायपोल के डायरेक्शन में ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का भी डायरेक्शन अगर आप देखें तो इस साइड में अलोंग द सेम डायरेक्शन होगा। अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे आपको बात करनी है तो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर यहाँ से डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, तो आप इसके लिए डायपोल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2 लिख सकते हैं। शॉर्ट डायपोल के केस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो ये आ जाएगा kp अपॉन r क्यूब के बराबर। अगर कोई जनरल पॉइंट होता है जहां पे आपको सपोज यही है पॉइंट P और ये एट अ डिस्टेंस r है, ठीक है, यहाँ पर ये r बहुत 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 बड़ा है a से, तो इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम लोग डायपोल को, जो डायपोल है अपना इस डायरेक्शन में, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस पार्ट में अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेते तो p cos थीटा होगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा p sin थीटा। तो इससे आप पहले एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो निकालते हैं बाय द सेम फॉर्मूला, एंड फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होती है या इक्वेटोरियल प्लेन पे वो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। फिर दोनों का हम लोग वेक्टर सम करते हैं, तो जो फॉर्मूला आता है वो kp अपॉन r क्यूब ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। थीटा क्या है, इस पॉइंट का सेंटर से इंक्लिनेशन है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर आप इस केस में थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो आंसर आना चाहिए 2kp अपॉन r क्यूब आना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू 0 रखो, 3 + 1 4 और सेम रिजल्ट आएगा। सिमिलरली इक्वेटोरियल के लिए भी रिजल्ट सेम रहेगा। जो आप डायरेक्शन लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो आ जाता है tan α = tan θ/2 आ जाता है। तो ये जनरल कंसेप्ट है। अब आते हैं, अगर एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज P डॉट E होता है और PE cos थीटा होता है, बट उस पर जो टॉर्क लगता है वो PE sin थीटा होता है। कई बार इसी का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ देते हैं। तो डायपोल अपना ये है, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसको टॉर्क लगाएगा। इसका रोटेशन इस सेंस में होगा अगर आपने थीटा को इस सेंस में लिया है। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा होता है, और अगर थीटा बहुत छोटा हो तो आप sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं। टॉर्क को आप I अल्फा लिख सकते हैं और अल्फा को आप थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं। तो थीटा डबल डॉट कैसा हो गया, PE अपॉन I और थीटा। तो ये किसके जैसा है, ये x एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स x जैसा है। माइनस क्या, साइन अपोजिट दिखाता है, यहाँ भी हम लोग माइनस चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो ओमेगा आ गया अपने पास √of PE अपॉन I और टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं 2π/ओमेगा। अब लास्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, जो है नेट डायपोल मोमेंट निकालना। तो नेट डायपोल मोमेंट चलो सपोज इस लास्ट केस के लिए निकाल लें। नेट डायपोल मोमेंट आपसे पूछता है, तो डायपोल मोमेंट के लिए आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, -q यहाँ पे लिख दें और -q यहाँ पे लिख दें, यही तो है -2q, है ना। यानी आप अगर देखें तो ये है डायपोल और एक डायपोल ये, इस डायपोल की वैल्यू कितनी है, माइनस, इस डायपोल की वैल्यू इस डायरेक्शन में है और q टाइम्स a है, इसकी वैल्यू भी q टाइम्स a है और ये p रख देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, तो ये है p वेक्टर और ये भी p वेक्टर है।
तो आप इसका डायपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं? थीटा की वैल्यू अपने पास 60 डिग्री है, हम लोग वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। तो पी नेट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस p1 p2 cos थीटा। अब यहाँ पर लिख दे p1 की जगह पे p स्क्वायर प्लस ट्वाइस p स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्री। cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा कितना? अंडर रूट ऑफ 3 इंटू पी, और p की वैल्यू क्या है? q इंटू ए के बराबर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3q इंटू ए के बराबर, और ये होगा आपका आंसर लास्ट क्वेश्चन का। तो आप इसे कॉपी करें। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, कई बार सवाल में अपने से पूछा जाता है कि डायपोल्स हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स लगाएं। तो अगर वो एक्सियली रखे हुए हैं तो कुछ ऐसा है, अगर दोनों ऐसे पैरेलली रखे हुए हैं तब दोनों के बीच में अलग हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा देखेंगे। अब इसके कारण सपोज ये अपना पॉइंट 1 है या डायपोल 1 है, ये 2 है, तो 1 के कारण 2 पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम लोग E1 लिख रहे हैं। अब ये डायपोल है, शॉर्ट डायपोल के लिए अपने पास पता है अलोंग द एक्सिस क्या होता है? 2kp अपॉन r क्यूब के बराबर होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें तो U कितना होता है? Pe, है ना, cos थीटा, इनफैक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस p डॉट e होता है, तो आप चाहे तो माइनस भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया अपने पास माइनस p डॉट e, p2 मैं बोल देता हूँ, ये p1 रख देते हैं, तो ये p1 और यहाँ इसका p2 रख देते हैं, ये p2। चलो, तो अब आपसे पूछा जाए f इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx होता है, ये भी अपने को पता है ना। तो ये डिस्टेंस r ही रखा था, तो इसे भी r x ही रख देते हैं। किसी डिस्टेंस x के प्रोपोर्शनल कैसे होगा? अब दोनों को अगर आप लिखें तो कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड रख दें, तो k p1 p2, ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास पता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा बिल्कुल, और ये आ जाएगा dx का पावर -3/dx, x क्यूब है तो x का पावर -3 आप लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो अपने पास कितना आ जाएगा? k p1 p2 आ गया, k p1 p2 आ गया, और -3 जाकर यहाँ पर -3 जाकर प्लस इधर आएगा, x का पावर इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx का पावर n-1। तो इसको देखें तो ये आ जाएगा -6k टाइम्स ऑफ p1 p2 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फोर्स का एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन। अगर फोर्स अपने को निकालना है तो दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ k p1 p2 अपॉन x का पावर 4। ये क्वेश्चन कई बार आया जाता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो हमेशा जो फोर्स है वो x का पावर 4 की ही प्रोपोर्शनल रखेगा। बस अगर आप इस डायरेक्शन में रखें, दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा? ये x का पावर 4 ही रहेगा, बट यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा, ये 2 वाला टर्म नहीं आएगा। आगे अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, मेटालिक शेल हो या सिर्फ शेल हो या मेटालिक सॉलिड स्फीयर ही क्यों ना दिया हो, आप अगर तीनों में एक्सप्रेशन सेम रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकालते हैं हम लोग? गॉस लॉ से निकालते हैं। अगर आप मेटालिक शेल में कभी भी चार्ज दें तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रिसाइड होता है। तो सपोज यहाँ से कोई पॉइंट 1 है जिसका डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो आप गॉस लॉ लगाएं, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी kq अपॉन r³ आ जाएगा। बट अगर आप सेकंड में रखते हैं, सेकंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे गॉस लॉ रखें तो कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर इसका आपको कर्व बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड डिस्टेंस का, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनलिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। इसका मतलब क्या है? ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे रखते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम रह जाएगा kq अपॉन r² जैसा कि पहले था। बट जैसे ही आप कोई पॉइंट इनसाइड लेते हैं जो स्फीयर के इनसाइड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो kq अपॉन r³ इंटू स्मॉल r आएगा, स्मॉल r जहां पे आपको निकालना है। अगर आपको कई बार इसमें डेंसिटी के टर्म्स में भी दिया जाता है, तो q और डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू q/4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेंसिटी के टर्म्स में आ जाएगा डेंसिटी इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन, जब आप सिंप्लीफाई
करेंगे। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का इस केस में कर्व बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का कर्व कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1/r² और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो आप वीडियोस को आइए बच्चों अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, जो कि AIPMP 2016 का आया हुआ क्वेश्चन। इसमें बोल रहे दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है जो कि सस्पेंडेड किए जाते हैं फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ दो स्फीयर हम लोग ले लेते हैं, जिसका मास कुछ होगा एंड इसका चार्ज कुछ होगा Q। अब बोल रहे हैं इसमें कि दोनों का लेंथ L है, ठीक है। दोनों इनिशियली एट अ डिस्टेंस D पे थे, ठीक, जो कि D बहुत छोटा है एज कंपेयर टू अपार्ट। दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों के बीच में जो चार्जेस हैं वो सेम है। तो ये Fe रिपल्शन फोर्स और mg यहाँ लग रहा होगा। ऑलराइट, तो अब क्या बोल रहा है, अगर चार्ज लीक करने लगे किसी कांस्टेंट रेट से तो वेलोसिटी क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज किसी भी पॉइंट पे ये दोनों के बीच का सेपरेशन x है, ठीक। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। यहाँ पे अगर टेंशन T होगा तो ये आ जाएगा T cos थीटा और ये आ जाएगा T sin थीटा। ये डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास कितना, x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। T sin थीटा अपने पास होगा T sin थीटा, ये बराबर होगा Fe के, और T cos थीटा बराबर होगा mg के, मतलब tan थीटा बराबर होगा Fe अपॉन mg के। अब देखें इस ट्रायंगल में, देखें इस वाले ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल में अपने को x/2 पता है, ये पता है, तो आप ये एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं tan थीटा लिखूं तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x/2 डिवाइडेड बाय L² माइनस x² / 4, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो बोला है कि x की वैल्यू या d की वैल्यू कितनी थी, बहुत छोटी, मतलब x विल बी वेरी वेरी लेस देन L। तो केस में ये पार्ट तो हट जाएगा और ये पार्ट हट जाएगा, तब आपके पास कितना आ जाएगा, तब आप सिंप्लीफाई करोगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x/2L के बराबर, x/2L के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। Fe कितना आएगा, अगर आप Fe देखें तो वो कितना आएगा, k टाइम्स Q² अपॉन x² के बराबर। तो tan थीटा अपने को पता है, mg कांस्टेंट ही है तो उसको हम लोग लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा x/2L इज इक्वल टू kQ² अपॉन x² इंटू mg। तो सारे कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर देते हैं, यानी यहाँ पर है Q² इज इक्वल टू x⁻3, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Q की वैल्यू आप लिख सकते हैं x⁻3/2। अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दें dq/dt तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू है 3/2 और ये आ जाएगा x⁻3/2 माइनस 1, मतलब ये कितना आ जाएगा x⁻1/2 और आ जाएगा dx/dt। तो dx/dt क्या है अपने पास, वो वेलोसिटी है। तो कांस्टेंट को आप हटा दें, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/x⁻1/2 और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x⁻−1/2 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी कर लें। इसमें बोल रहा चार्ज Q, 2Q, 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड। डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर का क्या मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी अपना जो दूसरा फॉर्मूला लिखा था आपने KQ/RQ इंटू R के प्रोपोर्शनल में है। तो चलो पहला स्फीयर है अपने पास जिसका रेडियस है R/2, इस पे चार्ज दिया गया है, चार्ज दिया गया, कहाँ दिया गया भाई चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज दिया गया और कोई पॉइंट सेंटर से R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे। तो ये पहला है अपने पास फर्स्ट स्फीयर। दूसरा क्या बोल रहा अपने पास कि इसका रेडियस R है और चार्ज 2Q दिया है। चलो इसका रेडियस R है, ये पॉइंट P था और ये भी पॉइंट P ही है अभी,
और इस पे चार्ज दे दिया 2q और ये रेडियस r। तो ये अपने पास सेकेंड स्फीयर। थर्ड स्फीयर क्या बोल रहा है अपने पास, इसका रेडियस 4r है। तो इसका रेडियस यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये तो ड्राइंग देखिएगा। इसका रेडियस 4r है, ठीक है। यानी जो अपना पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पे रखा हुआ है सेंटर से, वो तो इस पॉइंट पे ही होगा, पॉइंट P r डिस्टेंस पे, और इस पे चार्ज है अभी 4q। तो आप तीनों पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, आ जाएगा। अगर आप E1 की वैल्यू निकालें वो कितना आएगा, बाहर के लिए है, इसके लिए चार्ज, तो आप रखेंगे क्या, KQ अपॉन r²। तो ये आ गया। दूसरा लिखते हैं हम लोग E2, वो कितना आएगा, उसके जस्ट पॉइंट सरफेस पे ही है, तो ये आएगा K टाइम्स 2Q अपॉन r²। अब आप इसके लिए आ जाए थर्ड वाले के लिए, तो इसके लिए अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स 4Q डिवाइडेड बाय 4r का क्यूब, 4r का क्यूब इनटू r, ठीक है। तो आप इसे निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 64 यानी 16r²। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन है, जो हाईएस्ट है अपने पास वो E2 है, उसके बाद है E1 और उसके बाद है E3, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन। तो ये था जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट। आप सभी अपने दोस्तों को आप देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। दो वीडियो लगभग एक दिन में आती हैं, एक स्ट्रेट लाइन की भी चल रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी चल रहा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अपने दोस्तों को प्लीज बताएं, शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोले, उन्हें वीडियोस को देखने जिनको जरूरत है उन्हें प्लीज बोले कि देखें, सो दैट उनका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए और अच्छे क्वेश्चंस भी वो देखें, ठीक है। धन्यवाद।